नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात एनएमसीएच की। पटना के एनएमसीएच में महिला की मौत पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साए परिजन एक बार फिर से अस्पताल की गेट पर पहुंचे और जमकर बवाल किया गया। परिजन अस्पताल का मुख्य गेट जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये वो पीड़ित परिजन है जिन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही से बेटी की मौत की बात कही है। नवजात बच्चा जन्म के साथ ही कैसे लावारिस हो जाता है। मां की मौत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन यहां पर समझाने के लिए जरूर हमें आ गई, लेकिन ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं। युवती की जान गई है। एनएमसीएच में परिजनों की तरफ से जमकर बवाल भी काटा गया और एक बार फिर से ये उसी एनएमसीएच के गेट पर पहुंच गए। इसे जाम करने की कोशिश की गई। लोगों की आपत्ति और नाराजगी इस बात से कि डॉक्टर लापरवाही अगर नहीं बरतते तो आज जच्चा सुरक्षित होती, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। और आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद डॉक्टर इस अस्पताल को छोड़कर फरार हो गए। तो बच्चे का जन्म होता है। देखिए बच्चा हमको है, मेरा घर के हमको लक्ष्मी चल गया। अब लक्ष्मी चल गया तो इसको आगे का कार्यक्रम होना चाहिए। इसको हमको भाई आप लोग बताइए कि क्या कार्यक्रम करते हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग आप लोग का है? हम लोग की मांग यही है कि बच्चा के अब हमको पढ़ाई लिखाई के देवे, मुआवजे की मांग है। हाँ। वहीं बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां डकैतों ने सिसवन थाना क्षेत्र के हुसैना बंगला गांव में जमकर तांडव मचाया है। हथियार के बल पर करीब 6 लाख के गहने सहित कीमती सामान की डकैती कर ली गई। बताया जा रहा है कि हथियार से लैस डकैत अचानक से हुसैना बांगरा निवासी फतेह सिंह के घर में घुस जाते हैं और परिजनों को बंधक बनाकर ज्वेलरी सहित कई कीमती सामान को लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन डकैती के वजह से अब इस इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल जरूर बन गया है। हमारे पास 12:35 में फोन आया था। मैं उठा तो फिर इधर नहीं आके इधर देखा कि एक दो बंदूक लेकर वहाँ खड़े थे, एक दो वहाँ खड़े थे। फिर मैं दौड़ कर गाँव में गया। वहाँ जाके पूरा मतलब गांव में चिल्लाया कि चोर 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 चोर। तो एक आदमी पहुँचे धीरे 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 लोग आए तब तक आए तो सारा दरवाजा खुला है। सारे चोर भाग गए हैं। सारा सामान उठा के अपना मतलब बड़ी बुरा हाल हद मैंने तोड़े हैं। डकैती हुआ है कि मैं ऐसे। खबर खगड़िया से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। खगड़िया के गोगरी की रहने वाली दिव्यांग सोनाक्षी से अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई से वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत की। सोनाक्षी को कृत्रिम पैर लगवाने का आश्वासन सोनू सूद ने दिया है और इतना ही नहीं, अभिनेता ने सोनाक्षी की पढ़ाई की भी पूरी जिम्मेदारी उठाई है। पूरी करवाने का भरोसा पढ़ाई को लेकर खुद सोनू सूद की तरफ से दिया गया। और ऐसे में परिवार वालों के साथ साथ सोनाक्षी के मोहल्ले वाले भी अब उम्मीद में हैं कि सोनाक्षी अब अपने पैरों पर चल पाएगी, ऊंची उड़ान भर पाएगी, सोनाक्षी के सपने पूरे हो पाएंगे। आपको बता दें कि सोनाक्षी की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। मुंबई का फोन आया था वीडियो कॉलिंग। वो हमें बोले कि आप पैर लगवा देंगे, पैर लगवा देंगे। शिक्षक पढ़ने के लिए क्षमता दिए हैं। सोनू सूद बोले कि हम आपको पैर लगवा देंगे। पैर और क्या कहते हैं पढ़ाई के लिए पूरे भरोसामंद के तरफ दिए हैं कि मैं खड़े उतरूंगा। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। आपको क्या विश्वास लगता है? मुझे बहुत उम्मीद है कि वह उतरेंगे ही। तो न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पिछले 12 सालों से कई हजार ट्रेंड लाइब्रेरियन बहाली की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। यहां तक कि कोर्ट में भी मामला गया, लेकिन बहाली नहीं हो पाई। न्यूज 18 ने इसकी मांगों को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई और सरकार तक बात पहुंचती है। शिक्षा विभाग ने 7000 ट्रेंड लाइब्रेरियन की बहाली की घोषणा कर दी है। घोषणा के बाद ये ट्रेंड लाइब्रेरियन न्यूज 18 की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। आखिरकार
बिहार के शिक्षा विभाग ने ट्रेंड लाइब्रेरियनों की बात मानी और घोषणा की कि 7,000 लाइब्रेरियन जो ट्रेंड हैं उनकी बहाली होगी। पिछले कई सालों से ये लोग आंदोलन कर रहे थे। हजारों की संख्या में ट्रेंड लाइब्रेरियन बिहार में हैं जो कि अपने बहाली के प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। कोर्ट में भी मामला गया था। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। जो ट्रेंड लाइब्रेरियन हैं उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा था और सरकार ने आखिरकार शिक्षा विभाग के द्वारा इस घोषणा की गई कि ट्रेंड लाइब्रेरियन की बहाली होगी। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पिछले 6-7 सालों से संघर्ष किया जा रहा था और लाइब्रेरियन बहाली के लिए मांग किया जा रहा था। और सबसे पहले संगठन की ओर से हम न्यूज़ 18 को धन्यवाद तहे दिल से देना चाहते हैं कि उनके चलाने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत जोरदार पहल किया गया है और 7,000 लाइब्रेरियन बहाली देने की बात की गई है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि बिहार के लाइब्रेरियनों को पुकार सुनते हुए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए ताकि उनको रोजगार का एक सुंदर अवसर मिल सके। विकास चंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 के इस पहल पर? न्यूज़ 18 को ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी सुमित कुमार सिंह मेरा नाम है और न्यूज़ 18 को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इन्होंने मेरे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का जो काम किया है और हम बहुत उत्साहित हैं। जितने भी एसोसिएशन में सदस्य हैं सभी जल्द से जल्द चाहेंगे कि जल्द से जल्द चाह रहे हैं नोटिफिकेशन सरकार निकाले। और पिछले कई सालों से ये लोग बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मामला कोर्ट में भी था और आखिरकार सरकार ने शिक्षा विभाग के द्वारा इस घोषणा को करवाया गया है कि 7,000 ट्रेंड लाइब्रेरियनों की बहाली होगी। लेकिन इन विद्यार्थियों को और इन ट्रेंड लाइब्रेरियनों को इंतजार है कि सरकार नोटिफिकेशन कब तक जारी करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला गांधी सेतु का पूर्वी लेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अगले माह 7 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस पूर्वी लेन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में इस पुल के पश्चिमी लेन का भी उद्घाटन नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया था। गांधी सेतु से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला गांधी सेतु पुल का पूर्वी छोर जो है लेन बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये गांधी सेतु जो है वो लंबे समय तक बदहाल स्थिति में थी और फिर इसे दुरुस्त करने की जो है बीड़ा राज्य सरकार केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से उठाया। केंद्र सरकार ने राशि जो है वो निर्गत की और फिर इस गांधी सेतु पुल पे जो दुरुस्त करने का काम जो है वो शुरू हुआ। पहले पश्चिमी छोर जो है वो बन करके तैयार हो गया जिस पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ने लगी और अब पूर्वी लेन जो है वो भी पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। काफ़ी महीनों तक इस पूर्वी लेन के पुल की निर्माण कार्य में जो है समय लगा। बताते चले कि तकनीकी जांच में यह पूर्वी लेन जो है वो पूरी तरह से सभी मानकों पर जांच के बाद पास कर दिया गया है। भारी वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है और 7 जून को इस नवनिर्मित पूर्वी लेन जो गांधी सेतु का है इसका उद्घाटन का समय भी तिथि भी जो है वो निर्धारित कर दी गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो है वो इस पुल का उद्घाटन करेंगे। 5.575 किलोमीटर लंबा है और पूरे तौर पे यह पुल जो है वो तमाम तकनीकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। गांधी सेतु का जर्जर हालत को देखते हुए वर्ष 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसकी मरम्मती को लेकर सहमति बनी थी। 2017 में पुनर्निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था। 2019 में पूरा करने का समय सीमा तय किया गया था। बाद में इसे बढ़ाया गया, समय सीमा में जो है वो वृद्धि की गई और बताते चले कि पश्चिमी लेन जो है 2020 में बन करके तैयार हो गया और अब यह पूर्वी लेन भी जो है पुल का वो पूरे तौर पे बन करके तैयार हो चुका है। गाड़ियां जो है इस ब्रिज से कुछ दिनों के बाद फर्राटा भरती नजर आएगी। जब इस पुल का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा तो यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार जो है वो देखने लायक होगी। सबसे बड़ी बात है कि सुपर स्ट्रक्चर के तौर पे इस पुल का निर्माण किया गया है और अब इस पुल पे गाड़ियां जो है वो फर्राटे भरती नजर आएगी। जिस तरह से अभी यहाँ पे इस पुल पर जो काम करने वाली एजेंसीज हैं उनके जो कर्मी हैं वो आ जा रहे हैं, लेकिन यह पुल बिहार वासियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इस पुल को बिहार वासियों को सौगात के तौर पर देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और अब आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हर रोज विकास की नई कहानी लिखने वाले बिहार में भला ऐसी तस्वीर कहां हो सकती है। ये तस्वीर है रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल की। तस्वीर में जो बच्चा आपको दिख रहा है उसके कमर के पास लोहे का सरिया घुस गया था। उसे इसी तरह बांस के सहारे टांग कर लोग अस्पताल लेकर गए। इलाज के बाद परिजन उससे फिर पिपराडी गांव लेकर जा रहे हैं। रोहतास में कैमूर पहाड़ियों में, जो कि पहाड़ियों में ही बसा हुआ है, और इसी पहाड़ी पर दर्जनों गांव बसे हुए हैं जिनमें लोग रहते हैं, लेकिन यहां वाहनों की आवाजाही के लिए कोई सड़क नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतने सालों और वर्षों बाद भी इन लोगों को पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। किसी तरह से लोग इन्हीं पगडंडियों के सहारे आवाजाही कर रहे हैं, जीने को मजबूर हैं। जब इन गांव में कोई बीमार पड़ता है तो अंदाजा लगाइए कि अस्पताल ले जाने के लिए क्या इंतजाम होते होंगे। यही खाट, यही बांस का सहारा इनके लिए लाइफलाइन है। लोग बांस के सहारे साड़ी और धोती को बांधते हैं। मरीज को इसमें टांग कर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए परिजनों को खुद ही ये तमाम परेशानियां, ये दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि सड़क ही नहीं है, कोई वाहन ही इस गांव तक नहीं पहुंचता है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी, एम्बुलेंस तक आपको पहुंचना है, मरीज को अस्पताल तक पहुंचना है। ऐसी तस्वीरें आपको कैमूर की पहाड़ियों से गुजरने वाली पगडंडियों पर आए दिन मिल जाएंगे। किसी को सांप, किसी को कीड़े ने काट लिया, किसी की मौत हो जाती है, कोई खुशनसीब है तो अस्पताल तक पहुंच पाता है। गर्भवती महिलाओं की समस्या तो और ज्यादा बढ़ जाती है। सुदूरवर्ती इलाका होने की वजह से प्रशासनिक गतिविधियां यहां कम होती हैं, नगण्य की तरह मानिए। गांव वाले सरकार और प्रशासन से इलाके में पक्की सड़क बनवाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये गुहार ही है। बभन तालाब किला से। बभन तालाब किला से कहाँ ले गए थे इसे? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल। इस बच्चे को क्या हुआ है? इसको रड घुस गया है। कि जंगल की जंगल में होने की वजह से सांप का काटना या किसी भी जानवर के काट देने से तत्काल लोगों ने जान तो दे दी है, मगर नीचे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए। ना पहुंच पाने की वजह यह है कि डंडे पर, खटोले पर लाद के उनको लाया जाता है। इस उम्मीद के साथ आपसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं क्षेत्रवासी कि तत्काल प्रभाव से बंद पड़े तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए जाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहतास के हालात सुधारे जाएं, यहाँ पे डॉक्टर और एम्बुलेंस की उचित व्यवस्था कराई जाए, और एक स्पेशली एम्बुलेंस पहाड़ के लिए कराई जाए ताकि एम्बुलेंस के अभाव में लोगों को जान न देना पड़े। एम्बुलेंस के अभाव के कारण कई जान गई हैं। रोहतास नगर पंचायत के आज़ादी के 70 साल बाद भी एम्बुलेंस के अभाव के कारण जो रोहतास नगर पंचायत का किला या माधा तारडी के लोग बसते हैं, उनको आने के लिए अभी तक अस्पताल तथा एम्बुलेंस से वंचित हैं। तो देखिए, इन तस्वीरों को देखकर सवाल भी उठते हैं। सवाल ये कि इलाके में अब तक सड़क क्यों नहीं बन पाई, क्यों नहीं ये सड़क यहां तक पहुंच पाई, इलाके में एम्बुलेंस सेवा क्यों नहीं है। ये बदहाली की तस्वीरें खुद ये चीख चीख कर सवाल पूछती हैं। इलाके में कोई अस्पताल क्यों नहीं है। दुर्गम इलाकों तक चुनाव के दौरान तो प्रतिनिधि पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं, वादे किए जाते हैं, फिर वो वादे धरातल पर क्यों नहीं उतरते हैं। इलाके में डॉक्टर की तैनाती क्यों नहीं है, क्यों लापरवाह बना हुआ है प्रशासन। एक जान की भी कीमत होती है। ये भी बिहार के ही लोग हैं, इनको भी जीने का अधिकार है। तमाम इंतजाम और व्यवस्थाओं के जो दावे किए जाते हैं, वो दावे इनके पास क्यों नहीं पहुंच पाते। इलाके में डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं है। इन सवालों का जवाब देना होगा। कुछ खुशकिस्मत हैं जो बच जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी जद्दोजहद ये खुद ही करते हैं। इस मशक्कत के साथ ही अस्पताल जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इतनी मेहनत उम्मीद के दामन को थाम कर अगर ये घर वाले इस इलाके के लोग न करें तो फिर जीना मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि सड़क नहीं है, डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस यहां तक नहीं पहुंचती है, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचता है। पटना एयरपोर्ट पर लद्दाख में शहीद हुए राम अनुज यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा। एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,
एस सिद्धार्थ, सांसद रामकृपाल यादव के साथ कई अन्य गणमान्य लोगों ने रामानुज यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। रामानुज यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि किया जाएगा। निश्चित तौर पर न सिर्फ रामानुज जी के परिवार को लॉस है बल्कि देश को लॉस है और ये लॉस की पूर्ति शायद ही की जा सकती है। मैं सबसे पहले रामानुज जी के जो शहीद हो गए उन लोगों के बीच में नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवार को ढाढ़स मिले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता की बात करेंगे। जी हां, मुंगेर से 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एसटीएफ और कर्नाटक पुलिस की बड़ी कार्रवाई जिसमें यह बड़ी सफलता मिली है। 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के कुख्यात अपराधियों को ये हथियार सप्लाई करते थे, ये हथियार पहुंचाया कर रहे थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे आपको लिए चलते पटना, क्या कुछ कहा जाए सुनते हैं। से रूबरू होने के लिए आए थे और वो हमने उनके लोग हमसे संपर्क किए। हमने कहा कि ऐसा है कि आपकी बातें जो है जो बिहार के विकास के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय लगभग उसी मुद्दे पर आज लगभग 7 वर्षों से चल रही है और देश में जिस तरह की राजनीति और विशेषकर बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति से हम लोग परहेज रखते हैं जो जाति और धर्म के आधार पर होती है। और आज बिहार में जो प्रशांत किशोर जी ने जो बयान दिया, यहाँ पर लोगों को बताया, कहा कि आज बिहार सभी पूरे देश में सबसे पिछले स्थान पर खड़ी है, जबकि 30 वर्ष का शासन को देखा जाए और उन्होंने उसके पीछे के भी शासन का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि बिहार जो है आज पिछड़ा है, इसे उठाना है। हम लोग उन कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अपने प्रस्ताव को रखा है आज और उस प्रस्ताव पर हम लोग जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सभी सदस्य मिल के जैसा उनका आज हम लोग के साथ अप्रोच है कि हम लोग जो है उनको समर्थन दें। तो हम लोग चूँकि ना अभी उन्होंने कोई पार्टी बनाई है ना उनका कोई संगठन है, वो एक विचार है, वो व्यक्तिगत उनका एक विचार है जो बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, यहाँ के निचले लोगों के उत्थान के लिए जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय आज 7 वर्ष से प्रयत्नशील है वो कर रही है। और उसी कार्य को करने के लिए प्रशांत जी किशोर जी आज आए हैं बिहार की धरती पर और हम लोग से संपर्क किए हैं। पार्टी कार्यालय में आए, उन्होंने बहुत सी बातें कोर कमेटी को बताई है। हम लोग कोर कमेटी वाले जो भी सदस्य हैं हम लोगों के सभी हम लोग ने कहा है कि ठीक है, आपका स्वागत है, आप आए हैं, अपनी बात रखे हैं। हम लोग कोर कमेटी में इसका निर्णय लेंगे और उसके बाद हम लोग आपको ये बताएंगे। और मैं चाहता हूं क्योंकि आपकी पार्टी अभी उनकी नहीं बनी है और आम जनता पार्टी को जिस तरह से वो कहीं न कहीं से डेटा लिए होंगे या कहीं से उसकी बातों को गौर किए होंगे कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है इसी मुद्दे पर जो वो चाहते हैं उस पर पहले से चल रही है। इसलिए उन्होंने आकर के लाइक माइंडेड जो लोग हैं, पार्टी है, उससे वो संपर्क किए हैं और हम लोगों ने उन्हें कोर कमेटी में आमंत्रित किया कि आप आइए और आके हम लोगों से बात करें, जैसा आप चाहते हैं भविष्य जैसा बिहार का होगा उस पर यदि बेहतर बिहार की परिकल्पना लेके आप चले हैं तो निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय भी वही चाहती है। चाहे आग इधर जले या आग उधर जले, विकास बिहार का होना चाहिए। बिहार जो आज पिछड़ा हुआ है उसके लिए विकास के लिए काम होना चाहिए। ये जाति और ये राजनीतिक खेल जो बिहार में आज लगातार वर्षों से चलती आ रही है, कुर्सी की लड़ाई हो रही है, इससे जनता का काफ़ी नुकसान है। जनता को समझना होगा इस बात को। और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग राजनीतिक तलाश कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो आज उन्होंने ये भी कहा अपनी बातों में
कि 1000 से 1200 परिवार ऐसा है जो कि राजनीति में सिर्फ वही उलट के वही राजनीति में रहते हैं। तो हम लोगों का भी जो प्रयास है इसी दिशा में है कि ऐसे लोगों को विधायक बनाया जाए, ऐसे लोगों को राजनीति में लाई जाए जिससे कि बिहार का वास्तविक विकास हो। सिर्फ अपने लिए एजेंडा बनाना, अपने लिए कुर्सी तलाशना ये काम नहीं। अगर ऐसा ही विचार पार्टी के का हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्र का होता तो पार्टी आज किसी जो गठबंधन है, गठबंधन में जाके गठबंधन करने का प्रयास करती है। लेकिन ये जितनी गठबंधन की पार्टियां हैं सब जाति के आधार पर गठबंधन करते हैं, इसलिए आम जनता पार्टी उसे अलग हट करके अपने विचार को लेते हुए बिहार में आगे बढ़ रही है। तो इस विषय पर आज प्रशांत किशोर जी आए थे, कोर कमेटी से उन्होंने अपना संवाद रखा। हम लोग कोर कमेटी वाले जो भी सदस्य आज हैं बिहार के हर जगह से आए हुए हैं, सभी लोग उनकी बातों पर गौर करेंगे और आगे हम लोग निर्णय लेके आपको बताएंगे कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ने आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, आपको ये जानकारी हो कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो वर्ग, शिक्षित वर्ग आज राजनीति से दूरी बना लिया है, जो पढ़े लिखे स्नातक, स्नातकोत्तर और बड़े डिग्री धारक जो लोग हैं वो राजनीति से दूरी बना लिए। क्यों दूरी बना लिए? इसलिए दूरी बना लिए है क्योंकि वो जानते हैं राजनीति को एक अच्छा काम नहीं समझते हैं। तो सवाल यह उठता है कि उन्हें लाना है राजनीति में। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ग के जितने भी लोग हैं उन्हें पार्टी में लाने के लिए एक मुहिम चलाया और उस मुहिम में आज लगभग 20,000 युवक जो स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ग का शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और डिग्री धारक हैं, MBA हैं, बहुत तरह का शिक्षित जो शिक्षा उन्होंने लिया है वो पार्टी से आज जुड़े हैं। और वो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति 100 ऐसे जो शिक्षित वर्ग के युवक युवतियां हैं उसको जोड़ेंगे। क्योंकि राजनीति में इस बात को समझने की जरूरत है कि राजनीति में वही कुर्सी का खेल और वही पुराने लोग आ रहे हैं वो कुर्सी पर बैठ रहे हैं, वो नहीं। उसमें एक प्रवाह होना चाहिए कि नए लोग आ रहे हैं और पुराने लोग जा रहे हैं। ये प्रवाह होने से ही राजनीति जो है स्टेब्लिश्ड होगा, बिहार में लोगों का बिहार का विकास होगा और जब बिहार का विकास होगा तो उसका लाभ लोग को मिलेगा। क्योंकि राजनीति में आज की जो परिस्थितियां हैं इस परिस्थितियों में सुधार आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया। उस प्रयास में स्नातक और स्नातकोत्तर की भारी संख्या आम जनता पार्टी के साथ लगभग 20,000 की संख्या में जुड़ी है और मुझे भविष्य में उम्मीद है कि जब ये शिक्षित वर्ग आगे आएगा तो वही देश का कर्णधार है और वही आज राजनीति में देश को जो डूबती हुई बिहार की परिस्थिति है उससे उबारने का काम करेगा। और जो हम लोग की पार्टी है वो ऐसे लोगों को लगातार आमंत्रित कर रही है जो शिक्षित हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि बिहार की राजनीति में जाति और धर्म से ऊपर उठ के आम जनता पार्टी राष्ट्र अपना एक अस्तित्व बनाएगी। हमारा ये भी कहना है कि बिहार में कई मुद्दे हैं, जैसे कि आप ये जान लें आज जातिगत जनगणना का विषय बिहार में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें अब सवाल यह उठता है कि जातिगत जनगणना क्या बिहार में जो विपक्ष पार्टी और सत्ता पक्ष में से एक तबका, एक घटक चाहता है बिहार में कि जातिगत जनगणना हो। लेकिन मेरा कहना है कि जब भी एक कोई गठबंधन होता है तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले तय होना चाहिए। इन लोगों ने नहीं किया आज, जिसके कारण एक दल उसमें से कहता है होना चाहिए जातिगत जनगणना, ये नहीं होना। इसका समझने की बात है कि आखिर ये कैसा गठबंधन है। दूसरी बात मेरी कहनी है ये बात कि जब भारतीय जनता पार्टी ने के कई लोगों ने जो उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है इसलिए संभव नहीं है। लेकिन अभी फिर पुनः अब जिस कारण से हो वो कहते आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है, आम जनता पार्टी राष्ट्र उसका समर्थन करती है क्योंकि बिहार में या नहीं देश में जो वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, अगड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़ा हो जैसा बिहार में और कई प्रदेशों में है, उस तरह के वर्ग में कौन आते हैं उसमें जातियां से ही वो वर्ग बनता है।
और उस वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए जातियां, जब उस वर्ग को ये जानकारी होगी कि इस जाति के कितने लोग इस वर्ग में किस परिस्थिति में हैं, कैसी नौकरी कर रहे हैं, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस परिस्थिति का जब खुलासा होगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग किस स्थिति में। इतना ही नहीं, मेरा कहना है कि सवर्ण समाज के लोग को आज जो भरमाया जा रहा है कि जो जाति है इससे नुकसान है, नहीं, अगर हो सकता है सवर्ण समाज का ही कोई वर्ग ऐसा हो, कोई जाति ऐसी हो जो कि ये खुल के बात आ जाए कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है, तो उसके लिए सरकार कल्याणकारी योजना, उसके लिए भी सरकार को चलाना होगा। जिस तरह सरकार ने आज 10% आरक्षण दिया, क्यों दिया जो सवर्ण को? इसलिए दिया क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति आज बदतर हो चुकी थी। इसलिए अगर कोई जाति उभर के सवर्ण समाज का कोई ऐसा आता है जिसकी स्थिति खराब है, उसके लिए भी सरकार को कल्याणकारी योजना चलाना होगा। इसलिए कि आप लोग भरमाइए नहीं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो भरमाइए नहीं, वो समझिए इस बात को कि जब अगर आपकी जाति की वास्तविक स्थिति उभर के सामने आएगी, आप उसके लिए, अपने अधिकार के लिए आप लड़िएगा। इसलिए जातिगत जनगणना का आम जनता पार्टी राष्ट्र ने समर्थन किया है। सवाल उठता है, अभी एक ज्वलंत है, समान नागरिक संहिता पर आज एक बहुत विशेष चर्चा हो रही है और देश स्तर पर आज चर्चा हो रही है। सवाल यह उठता है कि जिस समय देश में संविधान नहीं था, जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, जिस समय धर्म के आधार, धर्म ही संविधान था, धर्म की किताबें ही संविधान का काम करती थी, उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि